हेलो। ये अपना लेक्चर 3 है। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें हेलिकल स्प्रिंग के अंदर क्या क्या सीखना है और क्या क्या नहीं सीखना न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। उसी के साथ हम एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है सर्ज, SURGE। ठीक है। सबसे पहले इधर आ जाओ। इसको बोलते हैं स्प्रिंग रेशियो D/D। D/D नाम फिर भी चेक कर लेना। C का मतलब होता है D/D। D का मतलब मीन डायमीटर, स्मॉल d का मतलब वायर डायमीटर। टाउ 8WD ओवर पाई डी क्यूब इंटू के। अब जो k है ना, ये अगर हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कुछ भी तो हमें k लेके चलना है 4C-1 4C-4 प्लस 0.615 अपॉन में c। ये वैल्यू इसको बोलते हैं वॉल स्ट्रेस फैक्टर। ये वैल्यू आपके डाटा बुक के अंदर अवेलेबल है। आपको सिर्फ c की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करनी है, उसको फिर इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। उसके बाद अगर आपको दिया हुआ है कि जो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस है, जिसके बारे में होता है ना कि जो कर्व होता है, ये वाला स्ट्रेसेस को अगर निग्लेक्ट करना है तो आपको k की वैल्यू लेके चलनी है 1 प्लस में 1 अपॉन में 2c। 1 प्लस में 1 अपॉन में 2c, इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस फैक्टर। ये भी आपकी बुक में अवेलेबल है। उसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि टाउ से कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई पक्का ही होगा इस फॉर्मूले के अलावा। उसके बाद आता है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन क्या होता है? 8W/D³ ओवर GD⁴। डेरिवेशन मेरा पिछला वीडियो के अंदर मैंने आपको दिया है, तो यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद कुछ और चीजें आती हैं जिसमें आता है, जिससे आपको न्यूमेरिकल के अंदर सारा कुछ करने के बाद बोल देगा फ्री लेंथ को निकालो। अगर आपके मशीन डिजाइन की डाटा बुक में है तो ठीक है, नहीं तो फ्री लेंथ का मतलब होता है सॉलिड लेंथ प्लस में डिफ्लेक्शन प्लस में क्लियरेंस। सॉलिड लेंथ प्लस में डिफ्लेक्शन प्लस में क्लियरेंस। क्या होता है कि किसी भी स्प्रिंग को अगर हम उसके मान ली स्प्रिंग है, इसके बीच में गैप है, इसके बीच में क्या है? गैप है। एक कॉइल का दूसरी कॉइल के बीच में गैप है। अगर हम पूरे के पूरे स्प्रिंग को इतना कंप्रेस कर दें कि एक कॉइल दूसरी कॉइल से अटैच हो जाए, तो उसकी जो लेंथ बनेगी, लेंथ क्या बनेगी? अगर एक वायर का डायमीटर d है और n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स हैं, तो n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो उसकी सॉलिड लेंथ, इसको बोलते हैं सॉलिड लेंथ, क्या होगी? d इंटू n, n इंटू d, यानी कि d क्या? वायर का डायमीटर। अब ध्यान रखना कि कभी भी स्प्रिंग को इतना कंप्रेस नहीं किया जाता, कभी भी स्प्रिंग को इतना कंप्रेस नहीं किया जाता कि वायर्स के साथ वायर्स भिड़ जाएं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है तो वो स्प्रिंग फेल कर जाता है। ठीक है। तो हमारा काम क्या है? न्यूमेरिकल सोल्व करना। न्यूमेरिकल में फ्री लेंथ के निकालने के लिए क्या करना है? सॉलिड लेंथ दैट इज d इंटू n, डेल्टा जो कि यहां से निकलेगा दिस इज नोन एज डिफ्लेक्शन, एंड क्लियरेंस इसमें क्या करना है? 0.15 इंटू में डेल्टा को मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देना, आपके पास फ्री लेंथ आ जाएगी। उसके बाद आता है स्प्रिंग रेट। क्या आता है? स्प्रिंग रेट। स्प्रिंग रेट का मतलब क्या होता है? W अपॉन में डेल्टा। स्प्रिंग रेट का मतलब क्या होता है? W अपॉन में डेल्टा, जिसे हम बोलते हैं स्टिफनेस। इसे आम भाषा में इतना समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई स्प्रिंग है जो बहुत बढ़िया स्प्रिंग है और उसमें आप उसे आप डिफ्लेक्ट करवाना चाहते हैं, आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। आपको बहुत ज्यादा क्या जोर लगाना पड़ रहा है? क्या करना पड़ रहा है? बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। हम क्या कहेंगे कि इसका स्टिफनेस ज्यादा है। इसका क्या ज्यादा है? स्टिफनेस ज्यादा है। स्टिफनेस का मतलब कि यूनिट डिफ्लेक्शन, यानी कि थोड़ा सा डिफ्लेक्शन करने के लिए ज्यादा लोड लगाना पड़ता है। तो यानी कि जिस स्प्रिंग का स्टिफनेस ज्यादा उसका स्प्रिंग रेट ज्यादा, और उसकी एक यूनिट यानी कि थोड़ा सा डिफ्लेक्शन करने के लिए ज्यादा लोड लगाना पड़ेगा। क्या चीज आप समझ पा रहे हैं? ये जो है बेसिकली जो अपना डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है उसके अंदर W अपॉन में डेल्टा करा है और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले गए तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है। क्या बात समझ में आ गई है? पर अगर आपको पेपर में पूछता है कि आपको स्प्रिंग रेट निकालना है और आपको पेपर में W दिया हुआ है और आप डेल्टा निकाल चुके हैं, तो आप सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, W अपॉन में डेल्टा करेंगे, बात खत्म। क्या चीज क्लियर है? उसके बाद आती है पिच। अगर आपको बोलता है कि स्प्रिंग की पिच निकालिए तो वो होता है फ्री लेंथ, जो ये फॉर्मूला है, अपॉन में n-1, अपॉन में n-1। अब इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सर्ज। उसका नाम क्या है? सर्ज। देखो, अगर अब लिखना क्या है पेपर में वो इंपॉर्टेंट है, तो जो मैंने मेन पॉइंट्स लिखे हैं अगर आप ये भी लिखते हैं तो आपका काम बन जाएगा। अब पढ़ना लिखना क्या है? सर्ज। अगर आपको पूछता है कि सर्ज क्या टॉपिक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यदि कोई स्प्रिंग किसी रिजिड सरफेस के ऊपर पड़ा है, कहां पड़ा है? किसी रिजिड सरफेस के ऊपर पड़ा है और उसके ऊपर कोई लोड लगाया जाता है सडनली, उसके ऊपर कोई लोड क्या लगाया जाता है? सडनली।
अब कोई आपको एकदम से धक्का मारता है तो सिर्फ जो यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगी, अगर हम धीरे धीरे लोड लगाते तो पूरी वायर में एक साथ डिफ्लेक्शन होती, मगर अगर आप सडनली लोड लगाओगे तो ऑल कॉइल्स विल नॉट सडनली डिफ्लेक्ट, सारी की सारी जो कॉइल्स हैं वो एकदम से डिफ्लेक्ट नहीं होंगी, ऊपर वाली ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगी, फिर वो जो डिफ्लेक्शन है नीचे जाएगी। क्या ये चीज आपको समझ में आती है? यही हमारा सर्ज है। सर्ज ये नहीं है, आगे चल रहा है अभी सर्ज, ठीक है। तो ऑल कॉइल्स यानी कि जितनी भी कॉइल्स हैं विल नॉट सडनली डिफ्लेक्ट, वो तो एकदम से डिफ्लेक्ट नहीं होंगी, एक वेव बनेगी कि ये तो कंप्रेस होगी, अभी भी ये फ्री है, ये कंप्रेशन आगे जा रहा है, तो जो वेव ऑफ कंप्रेशन है ना वो जाएगा ट्रेवल्स टिल द रिजिड सपोर्ट, जो ये वेव ऑफ कंप्रेशन है ना ये यहां तक जाएगा रिजिड सपोर्ट तक। अब जैसे ही ये वेव रिजिड सपोर्ट के पास जाता है ना, ये वेव वापस ऊपर की तरफ चली जाती है, यानी कि ऊपर कंप्रेस करने लग जाती है सॉरी, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? ऑल कॉइल्स विल नॉट सडनली डिफ्लेक्ट, a wave of compression will travels till the rigid support and then the wave will return back। क्या आपको ये बात समझ में आती है? वेव क्या होगी? रिटर्न बैक करेगी। तो आप कह रहे हैं कि हमें इससे क्या, तो पॉइंट ये है कि जब भी फ्लक्चुएटिंग टाइप की लोडिंग होती है, जब भी फ्लक्चुएटिंग टाइप की लोडिंग होती है कि लोड आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ठीक है, वो कहां पे होती है? वॉल्व्स के अंदर होती है। वॉल्व्स कौन से भूल गए? एक्सपेंशन वॉल्व या कंप्रेशन वॉल्व, जो हमारे आईसी इंजन के अंदर भी होते हैं, इस तरह से होता है ना, यहाँ पर एक तरह से वॉल्व जो लगे होते हैं, जो स्प्रिंग लोडेड वॉल्व होते हैं, इनलेट गैस आती है, आउटलेट गैस जाती है, उस तरीके से। तो ये जो वॉल्व होते हैं ना ये बेसिकली इसी तरह से रहते हैं। अब कहने का क्या है, जो टाइम इंटरवल बिटवीन लोड एप्लीकेशन यानी कि लोड के लगने और हटने में जो टाइम एप्लीकेशन है वो अगर वेव के ट्रेवल टाइम के बराबर है, आपको यही वर्डिंग पेपर में लिखनी है कि जो टाइम इंटरवल बिटवीन लोड एप्लीकेशन के बीच के जो टाइम इंटरवल है अगर वो इक्वल है किसके? वेव ट्रेवल टाइम के। वेव का कौन सा ट्रेवल टाइम होगा? वेव यहां से चलेगी, यहां तक जाएगी और फिर वापस जाएगी ना, तो ये टाइम है, यहां से वेव यहां तक पहुंची, इसको बोलते हैं वेव ट्रेवल टाइम। अगर वो इसके बराबर हो जाता है तो क्या हो जाएगी? रेजोनेंस। और जब भी रेजोनेंस होती है तो एकदम से डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? एकदम से तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रही है, फिर कम डिफ्लेक्शन हो रही है, एकदम से बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रही है, और जब बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन होती है तो स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब स्ट्रेसेस बढ़ जाएंगे तो हमारा स्प्रिंग फेल हो जाएगा, और हम वो फेल करना चाहते नहीं है क्योंकि हम खुद भी फेल होना नहीं चाहते, ठीक है। तो अब ये तो है इसकी थ्योरी, दिक्कत है तो दोबारा पढ़ लेना, यही सब लिखना है पेपर के अंदर। अब इसका है ये फॉर्मूला, मशीन डिजाइन की डाटा बुक में मिल जाए तो इसको एज इट इज वहां पे चिपका देना, या रट्टा तो शायद ना लगा पाओ। इसके अंदर क्या है? 6 कैपिटल G, दिस इज G स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G क्या है? मॉडुलस, रो क्या है? डेंसिटी, 2 पाई d स्क्वायर एंड d। अब ये फॉर्मूला एज इट इज याद कर लेना। अब आता है हाउ टू अवॉइड, ये भी एक टॉपिक है, हाउ टू अवॉइड सर्ज। सर्ज बेसिकली क्या होता है? रेजोनेंस होता है, जब भी लोड लगता है उसकी टाइमिंग वेव की ट्रेवल टाइम से मैच कर जाती है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन आता है, बस उसको कम करना है हमें किसी तरीके से। इस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हमारी टाइमिंग नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है, या तो हम डैम्पर लगा दें, ठीक है, प्रॉपरली बुक में देख लेना भी अवॉइड कैसे करें, डैम्पर लगा दें, या फिर उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसकी, इस वेव के ट्रेवल की, स्प्रिंग की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो? बहुत ज्यादा हाई हो, ठीक है, या फिर डिफरेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हो भी। इसके अंदर ना पिच का वेरिएशन करके, जो हमने पिच निकाला ना यहाँ पर, इसका वेरिएशन किया जा सकता है स्प्रिंग के अंदर, वो ज्यादा डिटेल कंसेप्ट है, मुझे भी नहीं आता, ठीक है। तो उस चीज के लिए हम कैसे कर सकते हैं? पिच का वेरिएशन करके डिफरेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक स्प्रिंग की बना सकते हैं। वैसा कुछ करके हम सर्ज को अवॉइड कर सकते हैं। और ये आपका टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। अगले टॉपिक में हम न्यूमेरिकल करेंगे एक, सो दैट आपको पता हो कि आपको हेलिकल स्प्रिंग के न्यूमेरिकल में क्या करना है। थैंक यू गाइस।